इन्वेस्टर मीट, राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए एक कोशिश, एक कवायद। 8 और 9 दिसंबर को यह इन्वेस्टर मीट होगी। दावा यह कि राज्य को अगले 5 सालों में दुगनी जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन नीति, एमएसएमई, स्टार्टअप नीति और जो निजी औद्योगिक स्थान है उनकी स्थापना के लिए नीति बनाने का जिक्र सरकार कर रही है। और इसी कोशिश कवायद में दिल्ली की तरफ मुख्यमंत्री ने कूच किया। उत्तराखंड को प्राकृतिक विरासत मिली हुई है, मगर उद्योग और उसको लेकर नीति हमेशा सवालों के कटघरे में रही। मगर क्या सरकार इस बार इन्वेस्टर मीट के जरिए जो अब तक नहीं हो पाया वो कर पाएगी? क्या बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तराखंड राज्य वाकई विकसित स्थापित हो पाएगा, जिसका संकल्प सीएम ले रहे हैं? तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि दिल्ली आकर क्या पाया। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सीएम धामी के 3 बयान, सुनिए जरा। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है, और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। पीस से प्रॉस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रॉस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। वह है जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम मैंने किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं आप इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नहीं, सब कुछ करें मुख्यमंत्री धामी जी, कोई गुरेज नहीं है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन बताइए ना, रोड शो से कभी इन्वेस्टमेंट आया है क्या? केवल सरकारी धन या जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का साधन मात्र है ये। कौन से रोड शो से इन्वेस्टर्स इतने आपसे प्रभावित हो जाएंगे कि वो दौड़े दौड़े उत्तराखंड चले आएंगे? और उत्तराखंड में आपके पास देने के लिए है क्या इन्वेस्टर्स को? क्या यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है? अंकिता भंडारी को 1 साल से आप न्याय नहीं दिला पाए, और तमाम मेरे पास लंबी फेहरिस्त है। दिन दहाड़े बलात्कार, लूट, डकैती यहाँ पर हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो किसी भी इन्वेस्टर को एक सुरक्षित प्रदेश चाहिए होता है, जहां वो पैसा सोच समझ के तभी लगाएगा जब उसे अपना पैसा सुरक्षित दिखाई पड़ेगा। बिजली के रेट आपके आसमान छू रहे हैं, आपके पानी के रेट आसमान छू रहे हैं, आखिर सड़कें देख लीजिए आपके प्रदेश की कैसी हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या देखकर उत्तराखंड आएंगे? ये तो धामी जी बताएं कि उन्होंने ऐसा उत्तराखंड को क्या चाक चौबंद कर दिया है कि आप इंप्रेस कर सकें इन्वेस्टर्स को। उत्तराखंड राज्य में निवेश बढ़े, यहाँ हमारे नौजवान युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य की आर्थिकी मजबूत हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये जो प्रयास है इन्वेस्टर समिट का, ये निश्चित रूप से ये प्रयास आने वाले समय के लिए उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार में भी अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के साथ में, बड़ी बड़ी कंपनियों के उनके सीईओ के साथ में आज जो है
इन्वेस्टर समिट के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भविष्य में विदेश में भी इस संबंध में बैठकें होंगी, रोड शो होंगे। तो मिशन निवेश सीएम धामी, लेकिन क्या सपना होगा साकार? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आशीष नोटियाल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का चेहरा है। कुंवर जपेन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। साथ ही हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। इन्वेस्टर मीट, ऐसी कोशिश कवायद कुंवर साहब पहले भी हुई, लेकिन धरातल पर नतीजा क्या रहा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और समूचा उत्तराखंड भी जानता है। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है, जरा अगर समझा पाए आप। देखिए 2023 से पहले 2018 में इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुई। ठीक है, उस समय हमारा लाख सवा लाख करोड़ का टारगेट था, लेकिन वो 25-30 हजार करोड़ में जाके सिमट गया। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि उसके नतीजे नहीं आए। अब किसी भी राज्य की सरकार ये प्रयास करती है कि प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्हें वो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं, अपनी लाभ हानि का ऊपर वो सर्वे करते हैं और उसके बाद उनमें से कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। उस समय ठीक है नतीजे ऐसे नहीं आए, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड की बदलती भौगोलिक परिस्थितियां, बेहतर कनेक्टिविटी, चाहे वो हम हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो लगभग उत्तराखंड से और दिल्ली की दूरी अब मात्र 3.5-4 घंटे की रह गई है, जो शायद नया मोंड वाला एलिवेटर रोड के बाद राजधानी से दूरी। धामी जी तो कह रहे थे कि अब 2 घंटे ही रह जाएगी। अब मसला 2 घंटे का है, अब 3-4 घंटे वाला भी नहीं है। मैं इतना जानना चाह रहा था कि आखिरकार कोशिश और कवायद धरातल पर इस बार अलग कैसे होगी। आशीष नोटियाल जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि सीएम धामी अगर करने की बात कर रहे हैं कि भैया हम कोशिश कवायद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम नहीं कर पाए इसलिए नहीं हो पाएगा। आशीष जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत है। आज हम समस्याएं देख रहे हैं और देखी भी है हमने। आप बताएं, ये विदेशों में जाके रोड शो करेंगे कि आप हमारे देश में आओ और वो उद्योग धंधे लगाओ। आज आप बताएं, एक समय था जब अंग्रेजों को भारत छुड़वाया गया था, आज ये कहते हैं हम उनको बुला के लाएंगे और बुलाने का तरीका क्या होगा? रोड शो, सड़क में खड़े होके गाड़ी से बाहर हाथ निकालते हुए चलेंगे और बोलेंगे हमारे उत्तराखंड में आओ और फैक्ट्रियां लगाओ। किसको बोलेंगे आप? आम जनता को। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है आप बताएं। माननीय नरेंद्र तिवारी जी, अगर आपको याद हो तो किस तरह से उन्होंने कहाँ गए थे रोड शो लगाने? नहीं, मुझे बहुत कुछ याद है। किया उन्होंने? नहीं, मुझे बहुत कुछ याद है। तो ऐसा इन्वेस्टर मीट तो एक बार है, खली को लाके कौन सा इन्वेस्टर मीट किया था आपने? मुझे तो यह भी याद है। मुझे सिटकुल और पिटकुल की परिभाषा भी नहीं समझनी कि सितारगंज में क्या हुआ और फिर जो है उधम सिंह नगर में क्या हुआ और हरिद्वार में कितनी इंडस्ट्री लगी। मैं अभी इस विषय पर हूं ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे आकलन और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पाएंगे। अब मुद्दे से हटके अगर फिर हम आ जाएंगे तो आप इनको प्रेजेंट हालत में देख लीजिए, डेंगू का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। महाराज, मैं डेंगू की बात नहीं कर रहा। नहीं, आज अब कहां डेंगू में पहुंच गए आप? हम विश्वास कैसे करें? आप देखिए ना व्यवस्थाएं क्या बना रही है। अब मुझे मजबूर करोगे तो फिर मैं कुछ और बोलूंगा। ऐसे आते हैं क्या? मैं कुछ और सवाल पूछूंगा आशीष। जब ये झूठे आपको ये मालूम है? एक मिनट रुकिए, फिर एक मिनट रुकिए। उत्तराखंड में पता है पहला मेयर कौन था? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अभी कह रहा हूं ना कि आपको मालूम नहीं होगा, बताता हूं। आप सुनो, दून हॉस्पिटल की हालत सुनोगे आप, उस विषय में मत जाइए। विषय डिबेट है। मेरे ख्याल से आप 40 साल के पुराने जिक्र लेके बैठ जाओगे। मैं 40 साल के इतिहास की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे मौजूदा वक्त के इतिहास की बात उलझ रहे हो आप। क्यों है आशीष जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको क्यों इतना यकीन है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा? आप कह रहे हो कि डेंगू नहीं रोक पा रहे। सामने फेल हो रहे हैं। आप बताएं 2018 में फेल हुए थे, इनके आने के बाद तो यहाँ से उद्योग धंधे बंद हुए, तो हम कैसे यकीन मान जाए ये कुछ करेंगे? कुंवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हेमा जी आ रहा हूं आपके पास। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले मुद्दा नहीं समझ, मुद्दा मुझे लगता है आशीष जी, एक मिनट। अब कैसे कुंवर साहब करेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ना खुद कुछ करना है और ना कुछ करने देना है।
लेकिन उत्तराखंड की राजनीति बदल चुकी है। युवा मुख्यमंत्री धामी जी वर्तमान सरकार जिस ढंग से आज काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे आ रहे हैं और बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए 25वीं वर्षगांठ से पहले देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए जो कवायद चल रही है, इन्वेस्टर समिट को लेकर जो काम चल रहा है, कुंवर साहब यही वाला नारा आपने ना कुंवर साहब, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे नारे लगाते हैं, लेकिन अच्छे वक्ता हैं, लेकिन एक बात, ये वाली बात तो आपने 2018 में भी कही थी जो अभी आप कह रहे हैं। तो 2018 में 25 से 30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया ना सर, कहाँ आज आया? अगर हम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, हाँ। तो निश्चित तौर पर जब वो आ जाएगा उन आंकड़ों पे बात करेंगे। एक मिनट सर, एमओयू साइन होना और धरातल पर उतरना तो फिर बहुत, एक एमओयू तो 1 लाख करोड़ के साइन हुए थे सर, 1 लाख करोड़ उसका ना, मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं आशावादी हूं, 30,000 करे का इन्वेस्टमेंट सर में आया। सर, जो कमाल, जो काम तिवारी जी कर पाए, अगर वो कमाल कोई और कर पाए तो मैं तो स्वागत करूंगा उसका, निश्चित तौर पर। जो यह राजनीति विषय नहीं है, वैसा ही कमाल धामी जी भी करने जा रहे हैं वर्तमान। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। हेमा जी ये कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, कोई समय सीमा भी कोई ऐसा नहीं है कि तय कि भैया अगले 7 जन्मों में हम करेंगे या 7 साल में करेंगे, 60 साल में। वो कह रहे हैं कि बस करके दिखा देंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर सवाल उठाइए। आप कह रहे हो कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकते। ये समझ में नहीं आया हेमा जी मुझे। देखिए तिलक जी, तो हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी बातें, सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं और बहुत अच्छी बात है। और जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो अगर वो इसकी बात कर रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत तेजी से विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये लेकिन एक ऊर्जा प्रदेश में, जहां आज उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है और बिजली उत्पादन की जो कमी हो रही है, जो बिजली उत्पादन की कमी, जिस तरह से आज उद्योग धंधे, अरे उनको तो संभाले जिन तक ताले पड़ गए हैं। कितने उद्योग धंधे बंद हो गए और ताले पड़ने की कगार में हैं। और 2005 में जब ये स्कूल बना था तब कहा था कि 70% यहाँ उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब क्या गारंटी है कि आगे ये समिट होने जा रहा है और आगे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो पलायन नहीं करेंगे, बाहर से लोगों को नहीं लाया जाएगा। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर तो दोबारा से यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ के लोग उत्तराखंड का क्या भला करने वाले हैं? क्या गारंटी देते हैं कि हाँ उत्तराखंड का इससे भला होगा? ठीक, जपेन साहब जवाब दीजिए। फिर मेरा एक प्रश्न है जो इस पूरी डिबेट में गुम है अभी भी, उस प्रश्न को मैं लेकर आऊंगा जो मैंने कुछ देर पहले सीएम साहब से मुखातिब होते हुए पूछा। ठीक, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए। इन्वेस्टर समिट ही नहीं करने जा रहे हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके साथ साथ उत्तराखंड के युवाओं को स्किल्ड एजुकेशन के साथ जोड़कर उन्हें स्किल्ड एक टेक्नीशियंस या अदर ट्रेड्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल ट्रेड के लिए जो आवश्यकता होती है, और वो उत्तराखंड के युवा उससे जुड़ के अधिक से अधिक रोजगार पा सके, उसके लिए विभिन्न संस्थाओं, एनजीओ और सरकारी उपक्रमों के माध्यम से उन्हें स्किल्ड एजुकेशन देकर उन्हें तैयार किया जाए। तो इन्वेस्टर समिट के साथ साथ उत्तराखंड के युवाओं को उस रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से पूरी तरह से योजना पे काम चल रहा है। अच्छा, विपक्ष के पास तो सिर्फ बातें बनाना आता है, काम ना इन्होंने किया ना करने देंगे, लेकिन इनकी आलोचनाओं से काम रुकने वाला नहीं है, उसके बेहतर नतीजे निकल कर सामने आएंगे। इनका काम है आलोचना करना, भारतीय जनता पार्टी का काम है निरंतर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके देना। प्रदेश की राजनीति करो, जनता को गुमराह करो। 2-3 महीने तो आपने यूसीसी के नाम पे खा दिए, अब आपने इन्वेस्टर समिट के नाम पे खा रहे हैं, कोरोना बेकाबू कर दिया। आप लोगों की राजनीति व्यवस्था नहीं है, लोग जमीनों में लेटे हुए हैं। कभी झारखंड में जाके देखो क्या हाल हो क्या, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सिर्फ एनजीओ का एक ग्रुप बनाया, अपना फोन नंबर दिया और उस ग्रुप में डाल दिया, और किसी को अगर कोई ब्लड देना चाहे तो वहाँ से फोन आता है, 12,000 रुपए पड़ते हैं प्लेट निकालने के। आम जनता को ये बात पता नहीं है कि 12,000 रुपए प्लेट्स निकालने के पड़ते हैं, जो जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, और न सरकार के पास कोई व्यवस्था है
सिर्फ हजारों करोड़ रुपए खाने की साजिश आप लोग कर रहे हैं इस्लाम पे भी। नकारात्मक और आज का बड़े-बड़े कोई टैंकर इलाज जो नहीं सड़क है। में पानी के गुआ रहे हैं, आप अपने इसको बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव सैनिटाइजिंग थॉट कर की रहे वजह हैं। से एक मिनट, और एक लोगों मिनट। के अंदर के बीच और में पैसे अपना खाने भरोसा- वाले जपेंद्र जी, हजार आशीष जी, करोड़ रुपए खर्च कर जपेंद्र रहे जी, हैं। एक किस मिनट तरीके कुंवर का साहब, काम कर आशीष रहे जी, हैं? आशीष कैसे जी, एक विश्वास करें आप पे हम? मिनट, एक मिनट, एक मिनट। विषय आज इन्वेस्टर मीट है, इस बात को समझिएगा आशीष जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन विषय आज इन्वेस्टर मीट है। आप क्या करें कि ये सब बंद कर दें? सीएम साहब को बोले कि नहीं, ये सब जो है इन्वेस्टर मीट नहीं करनी चाहिए, आपको बंद करिए ये सब। ड्रामेबाजी है, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, पैसे की बर्बादी से मुझे याद आया, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। पैसे की बर्बादी से मुझे याद आया, जो आपने हल्द्वानी में खली को लेकर आए थे, वो क्या था? उससे कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया। हाँ, खली भी को आए कौन सा थे, इन्वेस्टमेंट आया था उत्तराखंड की जनता को हुई बताओ। थी हमारे आज शेर को भी लेके आए थे। जहाँ हुआ था उसमें भी नाम आया था उस चीज करोड़ों का। रुपया तो देखिए ये तो सरकारें काम ऊपर करती इन्होंने है। पेमेंट ये किया। तो सरकारें ये थोड़ी ना करती है कि खली को लाके जो है वहां पे बॉडी दिखा रहे हो। सरकार का काम ये थोड़ी ना है कि हल्द्वानी में आप आयोजन करवा रहे हो और सबको पिटवा रहे हो। सरकार का काम ये नहीं होता, विषय ये है ही नहीं। हेमा जी, गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए, गलत बोला मैंने? विषय है, मैं एक बयान सुनाना चाह रहा हूं आपको। विषय है, मुद्दों पे बात करते हैं ना, अच्छा लगता है आशीष जी। मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत महत्वपूर्ण इशू है। मैं क्यों कह रहा हूं? इंडिया वॉइस ने जब यह पूरी बातचीत सीएम साहब कर रहे थे, एक प्रश्न पूछा। इंडिया वॉइस ने, वहां पर मौजूद था इंडिया वॉइस, तब उसने एक प्रश्न पूछा। जरा इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मुद्दा यही है। मैं अभी भी इस बात पे अड़िग हूं। प्लीज प्ले करिए। तिलक चावला सर, इंडिया वॉइस से। सर, तिलक चावला, इंडिया वॉइस। तिलक भाई बोलिए। सर, दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक तो जल, जंगल और जमीन की बात। एक लंबा इशू जो लंबे अरसे से चलता आया है, जो उत्तराखंड की मांग रही है, ग्रीन बोनस को लेकर। एक इशू ये है, और दूसरा आपने लैंड बैंक का जिक्र किया। उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा से लैंड बैंक का जिक्र किया जाता है, लेकिन पहाड़ अछूता रह जाता है। क्या उस दिशा में सरकार कोई कदम उठा रही है, लैंड बैंक को लेकर, और दूसरा ग्रीन बोनस को लेकर? ग्रीन बोनस को लेकर मैंने जो नीति आयोग की हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, उस बैठक में राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, राज्य के अंदर कितना फुटफॉल होता है, या हमारे राज्य को हम लोग जिस प्रकार से, हमारी जो आबादी है वो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच है, लेकिन हमको पूरे साल भर में उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो ये मानिए कि कम से कम 7 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप मानिए कि हमारे राज्य के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग कांवड़ में आते हैं, कम से कम 3 करोड़ के लगभग सारे यात्री हो जाते हैं। 4 धाम यात्री जोड़ दिए जाए, धार्मिक यात्री जोड़ दिए जाए, तो ये संख्या हमारी 8 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है। कुंवर साहब, प्लीज स्क्रीन पर। कुंवर साहब जी, विषय वही है, मैं अभी भी अड़िग हूं। उस समय सीएम साहब ने खुलकर वो बात बताई नहीं। मेरा कहना यह है, उधम सिंह नगर जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कि तिवारी जी ने किया और ये किया, आपको मालूम नहीं होगा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये 3 जिलों के सिवा आपके पास लैंड बैंक कहां है? और क्या पर्वतीय क्षेत्रों में अगर लैंड बैंक का आप जिक्र करते हैं तो इंडस्ट्रीज वहां पर स्थापित करना क्या इतना आसान हो पाएगा? आशीष जी, गलत सवाल तो नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हाँ, तो ये मुद्दा है। एक मिनट, अब आप उनको अपनी बात रखने दीजिए। 1 महीना डिस्टर्ब रहते हैं हम गाँव में। एक मिनट, कुंवर साहब, गलत सवाल तो नहीं है? यही मैंने पूछा सीएम नहीं, साहब से। बिल्कुल 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 आपका ठीक जवाब है। लेकिन आप देखिए कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और जो कनेक्टिविटी है, कर्णप्रयाग तक हमारी रेल चली गई है, और अगले 10 वर्षों में जो योजना है गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़कर ये रेल ट्रैक को बढ़ाना, तो जो पहले एक सपना हुआ करता था पहाड़ में ट्रेन जाना, तो शायद हिमाचल के बाद शिमला तक ट्रेन है, तो आज ये कर्णप्रयाग तक जा रही है। कुंवर साहब, आप मेरे सवाल को समझिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, कर्णप्रयाग के नाम पर तो सर कईयों ने अपने आप को रेल पुरुष कहलवा दिया ना। मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि लैंड बैंक चिन्हित करने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हो रहा होगा, अगर लैंड बैंक चिन्हित हुआ तो कहां हुआ? पूरे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिला और कुछ पर्वतीय जिलों को मिला के 6,500 हेक्टेयर से अधिक का
लैंड बैंक का भी 2 दिन पहले सर, की रिपोर्ट है। सर आप 2 नए शहर बसा रहे हैं, आप लैंड बैंक नहीं बता रहे कि लैंड बैंक कहां है हमारे पास। आपको इन 3 जिलों के तो नाम आपको बताए ना सर 3 जिलों में ऑलरेडी स्थापित है। नगर, आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में बचा क्या है, कहां पर स्थापित करेंगे? बहुत लैंड बैंक है तिलक जी। अभी जो आपको बचा हुआ नजर आ रहा है, उसके अलावा भी बहुत लैंड बैंक है। और मतलब कुल मिला के आप पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हो, अभी 2 मिनट, आप लैंड बैंक कहां है ये नहीं बता रहे हो, और स्थापित करोगे तो देहरादून, हरिद्वार और फिर उधम सिंह नगर में ही। और उसके अलावा आप पर्वतीय जिलों में जो मिनी स्केल इंडस्ट्री के लिए हाँ। और जो छोटी इंडस्ट्री है हमारी, उसके लिए जो लैंड बैंक चिन्हित किया गया है और जो कनेक्टिविटी है, तो उसका लाभ उन्हीं इंडस्ट्रीज को तो मिलेगा। ठीक। मैदान से लेके पहाड़ तक पूरे 13 जिलों के अंदर इंडस्ट्रियल प्लानिंग को लेकर जो काम चल रहा है, तो ये नहीं है ये हम दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के अंदर ही ये डेवलपमेंट हो रहा है या उसी का। हाँ मैं चाहता हूं आप लोग इस बात से आप दूर हो जाइए कि सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर पे फोकस करना है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग पहाड़ पर फोकस करिए। ठीक, आशीष जी, ये पूरे 13 जिलों की योजना नहीं बहुत अच्छी बात है सर, वो 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 क्या वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ 1 मिनट सर, आशीष जी पहले आप, फिर फाइनल कमेंट हेमा जी आपसे। आशीष जी देखिए, निश्चित ही हम चाहते हैं कि व्यापार लगे, और ये कुछ समिट से नहीं होता, ये राज्य की पॉलिसी से होता है। हमारी पॉलिसी अच्छी होगी तो व्यापार आएंगे, व्यापार काम करेंगे, और नहीं तो आप 1-1 रुपए में जमीनें लुटवा देंगे, जमीनें खत्म हो जाएंगी और उसके बाद उद्योग बंद हो जाएंगे और जमीनें बिकती फिरेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आप सही ढंग से काम करें और जनता के हित के लिए काम करें। ऐसी कौन सी वो पॉलिसी थी जो बोगड़ा जी और हरीश रावत जी की पॉलिसी काम नहीं कर पाई थी? कौन सी पॉलिसी थी आशीष जी? कुछ तो आप लोगों ने भी किया होगा ना। बोगड़ा जी ने कहा कि सितारगंज के बाद चमत्कार कर देंगे, हुआ था? नहीं हुआ था ना। बोगड़ा जी बैठे हैं साथ में इनके। नहीं, बोगड़ा जी किनके साथ बैठे? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो कौन सी नीति थी जो हरीश रावत जी के पास ही चमत्कार तो वहां भी नहीं हुआ? देखिए, कांग्रेस के टाइम पे रोजगार था, ये हाल नहीं है जो आज हाल है। आज आप देखिए ना, रोजगार है सर। रोजगार का मतलब ये होता है जो तिवारी जी ने करके दिखाया, एक डेडलाइन फिक्स की भैया यहाँ पर और वहां। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो कि ये नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? सिर्फ इसका उसको अत्याचार देख रहे हैं ना, एक चीज देख रहे हैं, कर क्या पाए? तो यानी हरीश रावत और विजय बोगड़ा नहीं कर पाए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं कर पाएंगे? खुद नकल विरोधी कानून बनाते हैं, खुद तालियां बजाते हैं, खुद रैलियां निकालते हैं। हेमा जी, आप कैसे विश्वास करें इन पे? हेमा जी ये कह रहे हैं जब हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर लोगे? नहीं, क्या ऐसे नहीं होते जो धंधे स्थापित जैसे कर रहे हैं। पहले भी हुआ है, नांदर तिवारी जी ने कितनी सबमिट कराया बताएं। आशीष जी अभी उलझिए मत उस चीज में, मुद्दे पे ही रहिए प्लीज। हेमा जी। तिलक जी, हमें तो इतना पता है कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, पहाड़ के युवाओं का कहीं भला नहीं हुआ है, और किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है कि जो आज ज्यादा से ज्यादा युवा पलायन कर चुके हैं, कैसे उसको रोकेंगे और कैसे ये योजनाएं बनाएंगे। और ये हवाई चुनाव आने के समय में काफी हाथ पैर पटकने पड़ते हैं, इधर उधर की बातें करने, बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी पड़ती हैं। उसका क्या होने वाला है वो तो अब बताएंगे मुख्यमंत्री जी। जो सोच रहे हैं ठीक सही है, अच्छा सोच रहे हैं, विकास होगा अगर उनकी सोच धरातल पर आती है तो। हेमा जी अच्छी बात है। आप ना एक छोटा कार्यालय जो है, जैसे देहरादून में था ना आपका, कि अभी है, एक कार्यालय गैरसैंण में भी खोलिए। थोड़ा पहाड़ का विकास के बारे में गैरसैंण से बैठकर चिंतित होंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा, है ना हेमा जी? गैरसैंण से, जानते हैं ना गैरसैंण कहाँ है? हाँ वहां। ठीक, कुंवर साहब जल्दी फाइनल कमेंट। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा भरोसा, हाँ। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री एक साफ नियत और ईमानदारी के साथ जिस पथ पे उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नारायण दत्त तिवारी जी के बाद धामी जी दूसरे ऐसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें उत्तराखंड में नई तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स और एक विकसित राज्य को बनाने की दिशा में उन्हें याद किया जाएगा। और एक क्योंकि बार बार जब उद्योग स्थापित होने का जिक्र आता है तो तिवारी जी का जिक्र बहुत आता है, अच्छी बात है, होना चाहिए। कोई तो मील का पत्थर स्थापित करके जाए।
मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मसला तिवारी जी के उद्योग स्थापित तक करने सीमित नहीं है आशीष जी। हम नोएडा में हैं, नोएडा मालूम है ना सर, नोएडा किसने स्थापित किया? तिवारी जी ने। एक विजन, मैं बस विजन की बात कर रहा हूं, वो वाला विजन नहीं जब निशंक जी ने कहा कि विजन 2020। हम तो 2023 में बैठे हैं। विजन लेकर चलिए, विजन होना चाहिए। और आशीष जी ये जो है ना डेंगू और मलेरिया और वो सब मसले आज के नहीं है, बहुत बड़ा मसला है आज का वही मसला है आज का। आप देखें क्या हाल हो रखा है, लोग मर रहे हैं। ठीक आशीष जी, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन विषय अगर निवेश है तो कम से कम करने दीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे धामी जी तो विपक्ष में आप ही हैं, है ना? से नहीं होता है। हाँ, आप ये बोल दे कि हो ही नहीं पाएगा, तो हो नहीं पाएगा तो भैया फिर वो एक अलग मसला हो जाता है। या फिर हम करने ही नहीं देंगे, कर भी लोगे तो हम मानेंगे नहीं। हम चाहते हैं रोजगार मिले। ओके आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुंवर साहब आपका भी और हेमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धामी साहब कह रहे हैं कि करके दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर निवेश आएगा तो इससे उत्तराखंड का उद्धार ही होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।